हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीवी क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो कैसे आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहिएगा और जितना हो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षित ही रहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए हर एक चीज़ से, बीमारी से, थकावट से और आपके दिमागी प्रेशर से। बहुत बच्चे को ऐसा है कि दिमाग पे प्रेशर है कि पढ़ाई के प्रति, तो ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पे हर एक चीज़ मौजूद है, आप जा करके हर एक के बारे में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश का वीडियो दे चुके थे, तो आज से फिर आपको लेकर के आए हैं कविता का वीडियो लेकर के आए हैं। और आज जो है आप इसके बाद नेक्स्ट 3-4 लगभग पोएम बचा हुआ है जो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टोरी लेकर चलेंगे और पोएम के प्रत्येक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सारा जितना भी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। आज का नया जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? आज का नया चैप्टर जो है उसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को, जिनका लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है कि प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। याद रखिएगा, 1 जनवरी 1937 को। अब जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान इनका है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। इनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है। निवास स्थान में क्या अंतर है? जन्म स्थान और निवास स्थान में क्या अंतर है? तो जन्म स्थान में और निवास स्थान में यह अंतर है कि जहां उनका जन्म हुआ है, ठीक है, जहां उनका बचपन गुजरा है, वह उनका जगह यह है। ठीक है, और निवास स्थान मतलब कि जहां पे वो फिलहाल रहे थे बहुत दिनों तक, ठीक है, वह उनका है निवास स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर? तो अब चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर से जाने से पहले उनके बारे में कुछ जानते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। और आप जब भी पढ़ें तो हमेशा अपने पास एक किताब रखें, ठीक है, और जब भी बताएं तो उसको अंडरलाइन कर ले। तो चलिए चलते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो इनके कृतियां जो है या इनके विशेष जो है उपन्यास जो है उनका प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। इनकी कृतियां क्या क्या है? कविता संग्रह में लगभग जय हिंद पहचान श्री के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ था। 1971 में कौन सा प्रकाशित हुआ था? लगभग जय हिंद। यह प्रश्न रह सकता है कि जय हिंद किनका लिखा गया हुआ है, क्या है? तो यह कविता है, लिखा गया हुआ है विनोद कुमार शुक्ल का। वह आदमी का गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 में प्रकाशित हुआ था। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में, अतिरिक्त नहीं 2001 में, और सभी कविता संकलन है। ठीक है, और नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार की एक खिड़की रहती थी, सभी उपन्यास है, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, कहानी संग्रह, ये सब इनकी क्या है? कहानी है। ठीक है, अब इनके उपन्यासों में कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद, यानी कि कई भाषाओं में अनुवाद किए हैं उपन्यासों का। ठीक है, बहुत सारे उपन्यास ऐसे हैं कि इंग्लिश में है, जहाँ पे हिंदी फेमस है तो उसको इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं या हिंदी नहीं जानते हैं, तो हिंदी के उपन्यास को इंग्लिश में कन्वर्ट करना और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना। ठीक है, इतावली भाषा में इनकी कविताएं, एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण। अब देखिए, नौकर की कमीज, अगर प्रश्न पूछेगा कि इनकी कौन सी उपन्यास है जिस पे फिल्म आ चुका है, तो नौकर की कमीज एक ऐसी उपन्यास है जिस पे इनका फिल्म आ चुका है। ठीक है, जिनका डायरेक्टर जो है मनी कौल इसको डायरेक्ट किए हुए हैं, इसको बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब इनके पोएम पे। तो पोएम क्या है सो देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा। अब जो प्यारे नन्हे बेटे हैं उसको कंधे पर बैठाए हुए हैं। हर एक बच्चे के लिए, जो माँ के लिए या पिताजी के लिए बच्चा उनका बहुत प्यारा होता है और कंधे पर बैठा करके उसको घुमाते रहते हैं। मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। अब देखिए, जब ये कंधा पर बैठा गए तो बच्चा क्या बोलेगा? मैं दादा से बड़ा हो गया, या पापा के गुण पर है तो पापा से बड़ा हो गया। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओगे आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। अब प्यारी बिटिया जो है, उनकी छोटी जो बेटी है, उनसे पूछ रहे हैं कि लोहा कहाँ कहाँ है, बताओ। यहाँ पे लोहा जो है किस चीज का प्रतीक बताए गए हुए हैं, आगे हम इस कविता में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ लोहा है? चिमटा, करकुल, सिगरी, शमशी, दरवाजे की सकाल, कब्जे खिला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। अब जब ये आप पूछेंगे तो बिटिया क्या बोलेगी? करछुल,
करकुल जिसको बोलते हैं, सिगड़ी बोलते हैं, समसी बोलते हैं, दरवाजे की सकाल, सकाल किसको बोलते हैं, जो हैंडल होता है जिसको लगाते हैं उसको सकाल बोलते हैं, खींचते हैं, ठीक है। कब्जे किसको बोलते हैं, खिला हुआ दरवाजे में धंसा हुआ जिससे हम घुमाते हैं ना दरवाजा को, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, कब्जा। एक एक कर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंबे पर तना बंधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गिल्ली चड्डी, फिर यह सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। अब कह रहे हैं कि फिर वह याद करेगी, ध्यान करेगी जिसपे भाई साहब का पैंट सूख रहा है वह है, और जिसपे हम कील लगा करके कपड़ा सुखा रहे हैं वह भी लोहा का ही है, और जो साइकिल है वह भी लोहा का ही है। यह उनकी बेटियां जो है लेखक को जवाब दे रहे हैं। आसपास वह ध्यान करेगी, फिर सोचेगी, फिर आसपास ध्यान करेगी, याद करेगी, बच्चा इस तरह से करता है, और फिर वह सोचेगी, फिर बतलाएगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। अब फिर वह सोच करके समझ करके फिर बोलेगी कि कहाँ कहाँ लोहा है, फिर वह इस बात को समझेगी और बताएगी। मैं याद दिलाऊंगा पे जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा कुदाल टंगिया फुसला खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के पर पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। और फिर मैं उसे याद दिलाऊंगी कि जो फावड़ा है, फावड़ा किसको बोलते हैं, जो हल जोतने वाला जो होता है। अब तो ऐसा नहीं आता है, अब तो ट्रैक्टर से लोग हल जोतवाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर के हल में भी जो होता है ऐसा लगा हुआ, उसको हम फावड़ा बोलते हैं। फावड़ा कुदाली जिसको कुदाल बोलते हैं। देखिए ये सब क्या कीजिए काम है, वह क्या काम है कि जितने भी कठिन काम है उसको आसान कर देना, ठीक है। तो लोहा यह जो है अपने कर्म का प्रतीक इसमें दर्शाया गया है कि हम अपने कर्म को मजबूत बनाया और हम अपने जितने भी कर्म है या काम है उसको हम आसानी से कर सकें, इस बात को दर्शाया गया है। पास के खड़ी बैलगाड़ी है, उसके पट्टे में भी लोहा लगा हुआ है, यानी कि जितने भी कठिन काम है वह लोहा उस काम को आसान कर देता है। अब तो खैर जितने भी गाड़ी आ गए हैं या बस आ गए हैं, पहले बैलगाड़ी से ही यात्रा किया जाता था, तो आप बस भी कर सकते हैं, बस के चक्के में भी लोहा लगा हुआ रहता है, ठीक है। पत्नी याद दिलाएगी, अब देखिए उनकी पत्नी जो है वह भी याद दिलाएगी उनकी बेटिया को कि कहाँ कहाँ क्या लोहा है। जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री। अब देखिए बाल्टी में लगा हुआ कुएं में लोहे की घिर्री, पहले कुआं में क्या होता था कि घिर्री होता था जिसको हम बोलते हैं रिंग बोलते हैं, जिससे हम घुमा करके रस्सी पे निकालते हैं पानी कुएं के अंदर से। लेकिन अब ऐसा सुविधा हो गया है कि चापाकल हो गया, मोटर हो गया है, लोग तो चापाकल भी अब बहुत घरों में नहीं चलाते हैं, लेकिन पहले रस्सी खींच करके पानी लाना पड़ता था। पूरे समाज में, पूरे गांव में 1 या 2 कुआं ही हुआ करता था। अब देखिए छतों की डांडी में गमेला, हांसिया चाकू और भिलाई, बलडिया जगह जगह लोहे के टीले। अब कह रहे हैं कि जगह जगह लोहे के टीले ही मिल रहे हैं, हर एक जगह लोहा मिल रहा है। आप देखिएगा कि पूरे दुनिया में, आप पूरे आपके ज़िंदगी में लोहा एकदम नेसेसरी हो गया, हर एक चीज़ में लोहा है जो आपके काम को आसान कर रहा है। इसी तरह घर भर मिलाकर धीरे धीरे सोच समझकर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। अब देखिए घर में सभी आदमी एक साथ जब बैठेंगे तो बच्चे को सिखाते हैं तो उस तरह से सिखाएंगे, ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। अब देखिए इस घटना से उस घटना तक फिर कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। अब कह रहे हैं हर वो आदमी, यह जो लोहा है वह मेहनती आदमी से जोड़ा गया है कि किस तरह से उसको वह कर पाता है। जिस तरह से लोहा जो है किसी कठिन काम को वह बहुत आसानी से कर लेता है, उसी तरह मेहनत कश आदमी जो मेहनती आदमी है उसको भी लोहा के रूप में दिखाया गया है। हर वो औरत तभी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का वो दुल्हा प्यारा। अब कह रहे हैं कि हर वो औरत जो दबी हुई है, सताई हुई है, बोझ उठाने वाली लोहा। अब देखिए दबी हुई, सताई हुई, इसका मतलब है कि उसके परिवार में बहुत सारे कलह प्रेत, मतलब कलह के बीच वह रह रही है, फिर भी अपने ज़िंदगी को जी रही है, तो हम उसको बोलते हैं कि दबी हुई है। फिर भी वह लोहा के समान अडिग है और अपने परिवार को लेकर के चल रही है। वह ऊंचा लड़का जो आज दुल्हा बन गया है, प्यारा बन गया है और किसी का पति बन गया है, उसके ऊपर भी पूरे परिवार का बोझ है, परिवार को लेकर के उसको चलना है, तो अभी एक लोहा का ही प्रतीक माना जाएगा। अब देखिए उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, और उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, जो मेहनत करता है, वह है हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। अब देखिए हर वो औरत
जो मेहनत कश है, जो अपने परिवार को लेकर के चलती है, हर एक वह कष्ट को सहती है। जब बच्चा छोटा रहता है फिर उसको देखभाल, फिर बड़ा होता है उसकी देखभाल, पति की देखभाल, घर में परिवार को कौन बीमार है उसकी देखभाल, घर में कैसे घर को चलाना है उसकी देखभाल। तो हर एक वह चीज को जो वह करती है वह लोहा का प्रतीक है। तो यहाँ पर लोहा किसका प्रतीक दिखाया गया है? कर्म का प्रतीक दिखाया गया है। और इस पूरे कविता में आप पूरे ध्यान से समझिएगा, और ध्यान से अगर आप समझ लिए होइएगा तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी लाइन इसमें से पूछ दिया जाएगा कि लोहा किसका प्रतीक है तो कर्म का प्रतीक है, और जब भी यहाँ बात होगा इस चैप्टर में तो आप उसको बता दीजिएगा कि ये चैप्टर है। अगर इससे भी अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव और आपके प्रश्न उत्तर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम पे मिलेगा, आप टेलीग्राम पे जाकर के वहाँ से आप इसका प्रश्न और उत्तर ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी समस्या हो तो हमारे वीडियो को नीचे में कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा, और एक लाइक ही हमें एक मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, और फिर से हम आपके लिए नए से नए वीडियो और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे, और हमेशा चाहेंगे कि आपको ये बातें समझ में आ सके। तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह से मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।